हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केपी क्लासेस। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सीयूईटी 2023 के पॉलिटिकल साइंस डोमेन के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस आए थे और आगे अगर आप इस एग्जाम को दे रहे हैं तो आपको यहाँ पर किस तरह की प्रिपरेशन करनी होगी इन क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। ओके, तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी परमानेंट मेंबर्स आर देयर इन सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ द यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन में कितने स्थायी सदस्य हैं। ओके, तो इसका आपको आंसर आना चाहिए। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा 5। कौन कौन से देश है वो? यूएसए, यूके, चाइना, फ्रांस एंड रशिया। ओके, तो ये आपके 5 मेंबर्स हैं जो कि परमानेंट है सिक्योरिटी काउंसिल में। ओके, इनके पास में वीटो पावर है। ठीक, आगे अगला क्वेश्चन है लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं जो कि हमें करने होते हैं। काफी जगह इस तरह के क्वेश्चंस आपको और भी दिखेंगे, इस तरफ भी आपको दिख रहे होंगे। तो ये क्वेश्चन है जिसमें लिस्ट 1 में दे रखा है एस निजलिंगप्पा, कर्पूरी ठाकुर, आगे दे रखा है हमारे नटराजन अन्नुदराई और वीवी गिरी, और कर्नाटका, बिहार, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। अब अगर आपने चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है तो आपको ये आइडिया है कि ये दरअसल क्या है। यहाँ पर आपके सामने चीफ मिनिस्टर के नेम है और यहाँ पर क्या है आपके सामने स्टेट का नाम है। तो कौन से स्टेट का कौन प्राइम मिनिस्टर है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो आप देखोगे कि यहाँ पर कर्पूरी ठाकुर बिहार होगा, अन्नादुराई तमिलनाडु, वीवी गिरी आंध्र प्रदेश और निजलिंगप्पा किसके होंगे? आपके कर्नाटका के। तो यहाँ पर 1 2 3 4 कहीं पर है क्या ऑप्शन? 1 2 3 4, तो हमारा ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्या क्वेश्चन है, व्हाई डिड इंडिया अडॉप्ट ग्लोबलाइजेशन। भारत ने भूमंडलीकरण को क्यों अपनाया? ठीक है, 4 रीजन दे रखे हैं। 4 रीजन में से हमें एकदम सटीक रीजन को देखना है। टू ओवरकम फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ 1991, 1991 के वित्तीय संकट से उबरने के लिए। सेकंड है आपका टू अचीव हायर रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। फिर दे रखा है फॉर इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन कंट्रीज। और अगला है हमारा टू ओवरकम द फाइनेंशियल क्राइसिस एंड अचीव हायर रेट। तो यहां पर इन दोनों को यहां पर साथ में लिखकर ऑप्शन दिया हुआ है। तो सबसे सटीक आंसर क्या होगा? हमारा ऑप्शन डी होगा। इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं जो कि अंडरस्टैंडिंग लेवल के होंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, आचार्य नरेंद्र देव वॉज स्कॉलर ऑफ हिंदुइज्म, सोशलिज्म, बुद्धिज्म या ह्यूमनिज्म। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा आपका बुद्धिज्म। अगला क्वेश्चन है व्हेन वाज सार्क एस्टेब्लिश्ड। सार्क कब सार्क की स्थापना कब हुई? तो आपको इसका आंसर आना चाहिए। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा 1985। ओके, सार्क की फुल फॉर्म भी आ सकती है, सार्क की मेंबर कंट्रीज के नाम भी पूछे जा सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे है मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। लिस्ट 1 में है नक्सलाइट मूवमेंट, शेतकारी संगठन, नामदेव दसाल और दलित पैंथर्स। और यहां लिखा है मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन, पिलग्रिम ऑफ डार्कनेस, गुरिल्ला वॉरफेयर और महाराष्ट्र। अब हमें उससे रिलेटेड को सेट करना है। ओके, तो हमें सबसे सटीक देखना है कि नक्सलाइट जो मूवमेंट था उसका एक तरह का मतलब मॉडस ऑपरेंडी, यानी कि वो किस तरह से ऑपरेट होता था, उसे हम अगर देखें तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी? गुरिल्ला वॉरफेयर। ओके, नक्सलाइट मूवमेंट इस तरह से काम कर रहा था। अब ये क्या है? दलित पैंथर्स एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन था। तो अगर आपको इतना भी अगर पता चल जाता है तो भी आप इसका आंसर ढूंढ सकते हो। ओके, ए का 4 और डी का 1, ए का 4 और डी का 1 है क्या कहीं पे? सॉरी, ए का 3 और डी का 1। ए का 3 यहाँ दो जगह है और डी का 1 यहाँ है। तो हमारा ऑप्शन बी है वो सटीक बैठ रहा है। बाकी बचे हुए हम देख सकते हैं बी का होगा 4। ओके, यानी कि महाराष्ट्र से संबंधित शेतकारी संगठन और नामदेव दसल है पिलग्रिम ऑफ डार्कनेस। क्लियर? तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वाज सेट इन नवंबर 1950। अगला है आपका ऑप्शन जिसमें आपने देखा है क्या लिखा है, India's general election of 1952 was become a landmark history of democracy in all over the world. Okay, founder of um, uh, founder of भारतीय जनसंघ was सी राजगोपालाचारी। और अगला है आपका भारतीय जनसंघ was consistent advocate of India's developing
न्यूक्लियर वेपन स्पेशली आफ्टर चाइना कैरिड आउट इट्स एटॉमिक टेस्ट इन 1964। और पांचवा ऑप्शन है स्वतंत्रता पार्टी वाज फॉर्म्ड इन अगस्त 1969। अब यहाँ पे आपको करेक्ट निकालना है। अगर आप यहाँ पर एक भी अगर करेक्ट निकाल पाते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपको पता है कि इंडिया जनरल इलेक्शन है वो 1952 में हुए थे, अगर आपको इतना भी पता है तो आप इसको यहाँ पर करेक्ट मान लोगे। तो हम देखेंगे करेक्ट में कहीं बी है क्या? बी सिर्फ दो जगह है। अगर यहाँ पर बी नहीं है ए और डी ऑप्शन में, तो इसका मतलब है कि ये ऑप्शन नहीं होंगे। तो अब आपके पास में दो ऑप्शन में कंफ्यूजन है, बी के साथ या तो डी करेक्ट है या फिर ई करेक्ट है। देखते हैं ई क्या है। ई है स्वतंत्रता पार्टी वाज फॉर्म्ड इन 1969। और अगला है हमारा जो ई हो गया। डी क्या है? डी है कि भारतीय जनसंघ है वो परमाणु बम भारत के अंदर निर्माण हो इसके पक्षधर रहे हैं, है ना, इसकी एडवोकेसी की है। तो हमारा डी करेक्ट है। तो बी और डी करेक्ट है, ये हमें पता लग गया, तो हमारा ऑप्शन सही हो गया। बाकी चीजें हम देख लेते हैं। अगस्त 69 नहीं होगा, 59 होगा इसका। और सी राजगोपालाचारी है, वो स्वतंत्रता पार्टी के थे, न कि भारतीय जनसंघ के। भारतीय जनसंघ के श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो कि फाउंडर रहे हैं। ओके, आगे क्या है अगला क्वेश्चन देखते हैं। अरेंज द फॉलोइंग प्राइम मिनिस्टर इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर सर्विस। भारतीय प्रधानमंत्रियों को उनके सेवा काल के अनुसार सही क्रम में लगाना है हमें। अटल बिहारी वाजपेयी, नरेंद्र मोदी, देवगौड़ा, मनमोहन सिंह और आई के गुजराल। हमें पता है कि अभी प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी अभी हैं तो ऑर्डर में सबसे लास्ट में आएंगे। तो कहीं पर बी है क्या? बी यहाँ पर है। तो हमें यहाँ पर आंसर सीधा ही मिल गया क्योंकि कहीं और बी नहीं लिखा। अगर यहाँ भी लास्ट में बी होता तो हमें और भी ऑप्शन देखने होते हैं। ओके, तो सही क्रम एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले आते हैं हमारे देवगौड़ा, उसके बाद आई के गुजराल, आई के गुजराल के बाद आते हैं हमारे अटल बिहारी वाजपेयी, फिर मनमोहन सिंह और सबसे लास्ट में नरेंद्र मोदी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा हाउ मेनी स्टेट्स साइंड यूनाइटेड नेशंस चार्टर इन 1945। यानी कि 1945 में संयुक्त राष्ट्र के जो चार्टर पर सिग्नेचर किसने किए थे, कौन कौन सी कंट्रीज थी, और उनमें से नंबर ऑफ कंट्रीज पूछ लिया तो 50 कंट्रीज होगा इसका आंसर। ठीक है, और इंडिया वाज फाउंडिंग मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशंस। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या क्वेश्चन है आपका? आगे क्वेश्चन है विच वाज द फर्स्ट रिपब्लिक टू डिक्लेयर इट्स इंडिपेंडेंस फ्रॉम द यूएसएसआर। यानी कि यूएसएसआर से जो आजादी जिस देश ने सबसे पहले पाई थी, तो वो पहला देश कौन सा था? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा आपका लिथुआनिया। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। आगे अरब स्प्रिंग बिगन इन विच ईयर। अरब स्प्रिंग कौन से वर्ष में स्टार्ट हुई? तो इसका क्या आंसर होगा? 2010। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 और ईयर और मंथ को आपको है मैनेज करना है। यहाँ पर कुछ घटनाएं लिखी हैं और उन घटनाओं के साथ में आपको उस ईयर को मैनेज करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके सामने आता है गुजरात स्टूडेंट प्रोटेस्ट, रेलवे स्ट्राइक, बिहार स्टूडेंट प्रोटेस्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट जजमेंट। ओके, तो ये वही काल है जिस समय इमरजेंसी की एक भूमिका तैयार हो रही थी। ओके, और इस समय जो घटनाएं घट रही थी वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण थी। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा आपका ए का होगा आपका 3। ओके, जनवरी 1974 में हुआ था आपका ये। ठीक है, और उसके बाद में हम देखते हैं रेलवे स्ट्राइक। तो रेलवे स्ट्राइक हुई थी मई 74, 20 डेज लगभग चली थी और पूरे देश में रेलवे हड़ताल की वजह से ट्रेनें ठप रही। ठीक है, बिहार प्रोटेस्ट है वो कब हुआ था आपका? वो हुआ था आपका मार्च 74। ओके, और इलाहाबाद जजमेंट है वो होता है आपका जून 75 में। ओके, तो आपका आंसर हो गया बी। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके ईयर और मंथ के भी पूछे जा सकते हैं जिसको आपको आंसर अच्छे से करना होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे हम अगला क्वेश्चन जो देखेंगे, अरेंज द फॉलोइंग इन ए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ओके, अब यहाँ पर हमें इसको सही क्रम में जमाना है, वही सेम क्वेश्चन है। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमें यहाँ पर सबसे पहले देखना है क्या है, हरियाणा और पंजाब की आपकी फॉर्मेशन कब हुआ, असम अकॉर्ड, ग्रेट फेमाइन इन मिजो हिल्स, उसके बाद में आता है हमारा एब्रोगेशन ऑफ 370s और सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट इन तमिलनाडु। अब आपको पता है कि धारा 370 है या फिर आर्टिकल 370, अनुच्छेद 370 कब हुआ, कब हटा? 2019 में। ओके, 2019 में। तो यहाँ पर डी है वो हमारा लास्ट में आना है। और उसके साथ में और कोई ऑप्शन है क्या? हरियाणा और पंजाब कब बने? वो बने थे हमारे 1966 में। ओके, 1966 में।
ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं दूसरे ऑप्शन क्या है, यहाँ पर सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट है, तो सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट कब हुआ था, ये हुआ था हमारा 1925 में। क्लियर। अब आगे क्या ऑप्शन, अब इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हम आंसर देखने की कोशिश करते हैं। 1996 के बाद यानी कि पहले आएगा ए के बाद सबसे पहले आएगा ई, ए और डी, है ना। बाकी ऑप्शन हम देखते हैं। सबसे पहले ई कहाँ है, ई, ए और डी, और यहां पर भी ई, ए और डी है। अब बी और सी पहले आएंगे या फिर सी और ये आएंगे, तो हमें इसका आंसर निकालना है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि ग्रेट फेमाइन जो है वो कब आया था, है ना। तो एक बार आप यहाँ पर इन क्वेश्चंस को देखो, असम अकॉर्ड को, जिसका हमें आंसर निकालना होगा। तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा उसमें सबसे पहले आएगा ऑब्वियसली हमारा एक मिनट, सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट हो गया। उसके बाद में आपका सी है यानी कि ग्रेट फेमाइन इन मिजो, ये आया था 1950s में आया था, है ना, 1960 57 और उस समय कुछ आया था। असम अकॉर्ड है वो हमारा 1980s के टाइम में आया था, है ना, 80s के टाइम में। आप वो एग्जैक्ट ईयर आपको बुक में से देखना होगा। तो इसका जो आंसर है वो होगा आपका डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ताशकंद एग्रीमेंट है वो किन लोगों के बीच में सिग्नेचर हुआ। तो हमें पता है कि भारत के प्रधानमंत्री कौन थे उस समय, ताशकंद समझौते के समय, लाल बहादुर शास्त्री। और लाल बहादुर शास्त्री दो ऑप्शन में दे रखा है, तो आपका इन दोनों ऑप्शन में से करेक्ट होना है। अब अयूब खान थे या फिर जुल्फिकार अली खान भुट्टो थे, है ना। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन होगा अयूब खान। ठीक है, तो इस तरह से आपको आंसर निकालना है। अगला क्वेश्चन है, मैच लिस्ट एंड लिस्ट टू। लिस्ट टू आपकी जो है वो ईयर की है, और आपके सामने लिस्ट वन में कुछ ऑर्गेनाइजेशन के नेम दे रखे हैं और कुछ कॉन्फ्लिक्ट के नेम दे रखे हैं। सोवियत इंटरवेंशन इन हंगरी कब हुआ था, ये हुआ था हमारा 1956 में। ओके, और 1956 में। वार्सा पैक्ट हुआ था 1955 में। ठीक है, और जो नेटो है उसकी स्थापना हुई थी आपकी 49 में। और कोरियन कॉन्फ्लिक्ट हमारा ऑप्शन जो बचा हुआ है वो होगा। ठीक है, तो क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा आपका 4312। 4312 कहीं ऑप्शन में है क्या, एक मिनट, सॉरी, सोवियत इंटरवेंशन इन हंगरी है वो होगा 3, तो 3 सबसे पहले आएगा, उसके बाद में आएगा 4, यहाँ पर 4 है, उसके बाद में क्या है व्हाट्सएप एक्ट। तो आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, इस तरह से हमें आंसर निकालना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये हो गए क्या, ठीक है। मंडल कमीशन वॉज फॉर्म्ड इन विच ईयर। ठीक है, तो हमें पता है कि जनता पार्टी की गवर्नमेंट आई थी इमरजेंसी के बाद में, और इसने जो मंडल कमीशन है वो बनाया था, है ना। अब है 13th पैरेलल डिवाइड्स। 13th पैरेलल कहाँ आता है, आपका आता है साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में, जो उन्हें क्या करता है, डिवाइड करता है। ठीक है, ये आपका इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है, फॉर द फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड ए कम्युनिस्ट पार्टी गवर्नमेंट हैड कम टू पावर थ्रू डेमोक्रेटिक इलेक्शन इज केरला। यानी कि पूरी दुनिया के इतिहास में एक चुनाव, एक लोकतांत्रिक चुनाव के द्वारा एक कम्युनिस्ट पार्टी है वो सत्ता में आती है, वो हमारा स्टेट होता है भारत का केरला। चीफ मिनिस्टर ऑफ अबव मेंशन पार्टी वॉज, इस समय कौन थे, है ना। तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन है ज्योति बसु, है ना, ममता बनर्जी, ईएमएस नमूद्रीपाद या फिर गोपालन। तो क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा आपका नमूद्रीपाद। ठीक है, ईएमएस नमूद्रीपाद। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, क्योटो प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू मरीन प्रोटेक्शन, सोइल कंजर्वेशन, वाइल्ड कैपेसिटी, मतलब ये कैप ऑन ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन, और अगला है आपका वाइल्ड लाइफ। तो हमें पता है कि कार्बन उत्सर्जन जो हमारा है ग्रीन हाउस गैसेस को रोकने के लिए एक कैप लगाना था सबके, जो अलग अलग डेवलप्ड कंट्री है, डेवलपिंग कंट्रीज है, उनके बीच में एक समझौता हुआ, उसे हमने देखा। आगे है अरेंज द फॉलोइंग इन ए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्या होगा इसका आंसर, टोटल रेवोल्यूशन, गरीबी हटाओ, डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी और शाह कमीशन। तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले क्या आता है हमारा, सबसे लास्ट में क्या है हमारा, शाह कमीशन है, जो कि ये होता है इमरजेंसी के बाद इमरजेंसी की इंक्वायरी करने के लिए। ठीक है, तो उससे पहले आपका सी आएगा। और टोटल रेवोल्यूशन है वो
इससे पहले आएगा और सबसे पहले आएगा, तो कहीं पर बी ए सी डी है क्या ऑप्शन, बी ए सी डी, तो ये आपका ऑप्शन हो गया, वो करेक्ट हो गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्या क्वेश्चन है, इस तरह की आपको घटनाओं की सही क्रम आपको पता होनी चाहिए, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द मोमेंट ऑफ राइट्स टू इंफॉर्मेशन, है ना। ये राइट टू इंफॉर्मेशन मोमेंट है, वो कब स्टार्ट हुआ और उसके बारे में आपके सामने ऑप्शन है, तो यहां पर आपको इनकरेक्ट निकालना है, इनकरेक्ट निकालना है, ठीक है। तो आप इनकरेक्ट कैसे निकालोगे, ऑप्शंस देखकर आप ज्यादा अच्छे से कर पाओगे। आपको पहले ये नहीं पढ़ना है, आपको देखना है या तो ए और बी गलत है या फिर कोई एक गलत है, तो कोई एक गलत है वो हमें देखना है, ठीक है। मोमेंट जो है वो स्टार्ट हुआ 1990s में, MKSS डिमांडेड रिकॉर्ड्स ऑफ फेमाइन रिलीफ वर्क अकाउंटेबल, ठीक है। अगला है आपका ए और बी गलत हो सकते हैं क्या, आप देखो ए और बी, चलो ए और बी देख लिया। अब कोई और भी गलत हो सकता है क्या, तो आपका यहाँ पर ऑप्शन कि बक्सर के एक बैकवर्ड जो एरिया है बिहार का, उन्होंने फर्स्ट आरटीआई लगाई थी, क्या ये सही है क्या, ये सही नहीं है। क्या होगा, राजस्थान के अंदर फर्स्ट टाइम एक आरटीआई लगी थी, तो यहाँ पर ओनली सी ऑप्शन है कहीं, तो वो सही है। ओके, तो इस तरह से आप आंसर निकाल सकते हैं बिना ये जाने कि बाकी सही है भी या नहीं। अगला क्वेश्चन है मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। नेशनल फ्रंट अलायंस, मंडल कमीशन, बैकवर्ड माइनॉरिटी कम्युनिटी एम्प्लॉयज फेडरेशन और शाह बानो केस, ठीक है। तो आपको पता है कि शाह बानो केस आया था इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद राजीव गांधी की सरकार के सामने। तो राजीव गांधी की जो सरकार थी वो कब बनी, 1985 के समय। तो आपका यहाँ पर ये और ये ऑप्शन उसका नहीं होगा, ठीक है। तो डी का क्या नहीं होगा, डी का आपका 78 और 80s नहीं होगा। तो कहीं पर भी आपके सामने डी का अगर ऑप्शन लगाया हुआ है 1 और 4, तो वो सही नहीं होगा। तो डी का 1 और 4 है, कहीं पर 4 है यहाँ पर, तो ये नहीं होगा सही, ठीक है। और 2 और 3 में से होगा। मंडल कमीशन कब बना, मंडल कमीशन बनता है हमारा 78 में, तो बी का क्या होगा 1, तो बी का 1 है क्या कहीं पर, बी का 1 यहाँ पर है, ठीक है। तो डी का एक बार वापस देख लेते हैं, डी का होगा आपका नेशनल फ्रंट अलायंस है, वो कब बना, एक बार इसके आंसर को मैं कंफर्म देखकर आपको बता देता हूं, देन आप हम क्वेश्चन को आगे ले जाएंगे, ठीक है। ओके, तो इसका जो आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए, पहले का होगा 3, यानी कि आपका नेशनल फ्रंट अलायंस है वो बनता है 1989 में, और उसके बाद में आता है आपका बी का 4, 1 और 3, ओके, 4, 1 और 3। 4, 1 और 3, ठीक है। और आपका यहाँ पर नेशनल फ्रंट अलायंस है वो बनता है इसका 2, ठीक है। ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। यस, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है विच वॉर इज नॉन एज वीडियो गेम वॉर, वीडियो गेम वॉर किस वॉर को जाना जाता है, सेकेंड गल्फ वॉर, फर्स्ट गल्फ वॉर, इंडो पाक वॉर या फिर इंडो चाइना वॉर। अब आपको पता होगा कि यूएसए जब एक बड़ी शक्ति बच गया था, तो उसके बाद में गल्फ कंट्रीज के सामने एक वॉर हुई थी, उसे ही हम गल्फ वॉर कहते हैं। तो ये फर्स्ट थी या सेकंड थी, आपको ये समझना होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा फर्स्ट वर्ल्ड गल्फ वॉर, ओके। फर्स्ट गल्फ वॉर जो थी खाड़ी देशों के मध्य हुई थी, उसमें टेक्नोलॉजी बहुत हाई एडवांस थी यूएसए के पास में, जबकि उन बाकी कंट्रीज के पास नहीं थी, और यूएसए बहुत ही आसानी से उसमें जीत गया। अगला है अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, वियतनामीज इंटरवेंशन इन कंबोडिया, साइनिंग ऑफ बगदाद पैक्ट, सोवियत इंटरवेंशन इन चेकोस्लोवाकिया और यूएस प्रेसिडेंट निचार इलेक्शन विजिट टू चाइना, ओके। तो अब यहाँ पर आपको ये देखना है कि कौन सी घटना पहले हुई और कौन सी घटना बाद में हुई। तो आपको पता होगा कि ये जो हमारा सोवियत इंटरवेंशन इन चेकोस्लोवाकिया है वो कब हुआ था, वो हुआ था हमारा जो 1968 में हुआ था, ठीक है।
तो हम यहाँ पर 1968 इसका लिख लेते हैं। तो इसका क्या आंसर होगा एग्जैक्टली आपको यहाँ पर इन सारी घटनाओं को अरेंज करके एक बार देखना होगा, ठीक है। तो अभी इसका हम डायरेक्ट आंसर निकाल लेते हैं। इसका आंसर होगा BCDA, यानी कि आपका सबसे पहले आएगा साइनिंग ऑफ बगदाद पैक्ट। बगदाद पैक्ट कब सिग्नेचर हुआ? ये हुआ था हमारा फरवरी 55 में, 1955, ठीक है। और उसके बाद में क्या ऑप्शन आता है? उसके बाद में आता है हमारा सी, ये हुआ था 1968 में, 1968 में, ठीक है। और उसके बाद में हमारा ऑप्शन आता है डी। डी में हम निक्सन को देखते हैं। निक्सन जो है वो गए थे 1972 में। और सबसे लास्ट में आता है आपका 1978, जो कि होता है आपका वियतनामीज इंटरवेंशन, 1978, ओके। तो ये आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, विच अमोंग फॉलोइंग लीडर्स ऑफ चाइना विजिटेड इंडिया एट द टाइम ऑफ तिब्बतन कॉन्फ्लिक्ट? तो कौन से लीडर थे वो, नाम बताना है हमें उनका। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन सी, जाओ एनलाई, ठीक है। जाओ एनलाई वाज द लीडर जो कि तिब्बतन कॉन्फ्लिक्ट के समय इंडिया आए थे। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन एक बार इसे बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। When was the ASEAN established? ASEAN कब एस्टेब्लिश हुआ? इसका आपको आंसर देखना है 66, 70, 67, 69 या फिर 77। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा आपका 67, ठीक है। तो इस तरह से हमें आंसर निकालने हैं। अगला क्वेश्चन है, डेटरेंस है वो क्या है? प्रिवेंटिंग वॉर, लिमिटिंग वॉर, एंडिंग वॉर या फिर ऑल ऑफ द दीज। तो हमें पता है कि डेटरेंस है वो वॉर को प्रिवेंट करने का एक टेक्निक है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ये। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन कहता है विच स्टेट ऑफ इंडिया रीऑर्गेनाइज्ड ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस? तो हमें चैप्टर 1 हमारी जो पॉलिटिक्स इंडिया की बुक है उसमें बता रखा है कि तेलुगु लैंग्वेज के बेस पर मद्रास से अलग होता है हमारा आंध्र प्रदेश, ठीक है। इसके पीछे एक आंदोलन हुआ था, हमें ये सारी चीजें भी देखनी है, कौन आंदोलन के लीडर थे और किस तरह से घटनाक्रम सारा हुआ है। इन द क्वेश्चन बिलो टू स्टेटमेंट्स ए और आर, यानी कि एसर्शन रीजन का क्वेश्चन है। इसमें ए और आर का मतलब है कि आपके सामने एक तथ्य दे रखा है और उसका रीजन बता रखा है नीचे। अगर वो सही है तो हम लिखेंगे कि ए इज करेक्ट और आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अदरवाइज हम कहेंगे कि ए और आर अगर दोनों सही भी है बट इनका एक्सप्लेनेशन सामने नहीं है, अलग अलग स्टेटमेंट है दोनों के दोनों जिनका कोई लिंक नहीं है, तो हम ऑप्शन बी को सही करेंगे। या तो ए भी गलत हो सकता है फिर आर भी गलत हो सकता है। तो इस तरह से हमें फाइंड करना है कि इसका एग्जैक्टली क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझना है पहले कि टेररिज्म रेफर्स टू पॉलिटिकल वायलेंस दैट टारगेट सिविलियंस डेलिबरेटली एंड इनडिस्क्रिमिनेटली, यानी कि जो आतंकवाद होता है वो राजनीतिक हिंसा का एक ऐसा एक हथियार है जो कि आम जनता को बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के उसका करता है। अब ये कथन क्यों कहा गया है? क्योंकि जो इंटरनेशनल टेररिज्म है वो ऐसी घटनाओं में संलिप्त रहा है जहां पर सिटीजन और टेरिटरी है वहां पर एक से ज्यादा कंट्री के लोग मारे गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर पाकिस्तान से कोई आतंकवादी हमला इंडिया में मुंबई पर होता है तो वहां पर जो भी लोग रह रहे हैं, वहां पर जो लोग हमले में मारे जाएंगे उनमें सिर्फ भारत के ही लोग हों ये आवश्यक नहीं है, वहां पर और भी लोग रह सकते हैं, तो वो लोग भी मारे जा सकते हैं। तो ऐसी घटना में क्या होगा कि किसी एक कंट्री की इंडिया पर हमले की जगह वहां पर मान लो यूएसए का कोई नागरिक है और कोई देश का नागरिक है तो वो भी मारा जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ये दोनों सही है और इसकी एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है। तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, इंडिया एंड पाकिस्तान हैव प्रॉब्लम्स ओवर शेयरिंग ऑफ विच रिवर वाटर? है ना, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कौन सी नदी पर विवाद है? तो वो विवाद है हमारा इंडस रिवर, है ना, सिंधु नदी, सिंधु नदी है उस पर हमारा ये विवाद है वो चल रहा है, ठीक है। सॉरी, हाँ करेक्ट है, ए सी यहाँ पर लिख दिया, बी यहाँ पर है, तो ये इसका आंसर करेक्ट है, ओके। तो आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट ब्रेक ऑफ फ्रॉम सोशलिस्ट पार्टी। आगे आता है हमारा चारू मजूमदार फाउंडर ऑफ सीपीआई मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट।
है ना। तो यहाँ पर आपको क्या निकालना है, आपको यहाँ पर करेक्ट निकालना है। तो इन स्टेटमेंट में कौन सा करेक्ट है वो हमें यहाँ पर देखना है। तो जयप्रकाश नारायण है वो नेहरू की कैबिनेट में शामिल होने से मना कर देते हैं, ये बिल्कुल करेक्ट बात लिखी है। और आपका यहाँ पर जो सी ऑप्शन है उसे देखना है, उसमें क्या चीज लिखा है। अब यहाँ पर डी जहां जहां है वो करेक्ट हो सकते हैं, या तो ये या फिर ये। इसके साथ में आपका एक ऑप्शन और करेक्ट है, या तो ए करेक्ट है या फिर बी करेक्ट है। तो आपको यहाँ पर देखना है कि बी क्या लिखा है और यहाँ पर क्या लिखा है। तो कम्युनिस्ट पार्टी से अलग होकर, सीपीआई से अलग होकर मार्क्सिस्ट बनी, न कि सोशलिस्ट पार्टी से। तो ये गलत है। तो सही कौन सा हुआ, चारू मजूमदार वाला। तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। ओके, ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं कि विच कमीशन वॉज अपॉइंटेड, एक मिनट, यस, ओके, मैंने यहाँ पर ए लगा दिया, जबकि मेरा यहाँ पर सी होगा। मैंने जैसे बताया चारू मजूमदार वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। Which commission was appointed by Janata Party government to inquire into allegation of abuse of authority that happened during emergency, है ना। तो ये emergency जो 25 जून को लगती है 1975 को, उसके बाद में कौन सा कमीशन अपॉइंट किया जाता है जनता पार्टी के द्वारा, तो हमारा शाह कमीशन है वो। ठीक है, तो शाह कमीशन इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बाकी जो कमीशन लिखे हैं वो इसके आंसर नहीं होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अरेंज द फॉलोइंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, है ना, इनको हमें सही क्रम में जमाना है। सोवियत इन्वेंशन इन अफगानिस्तान, हमने अभी देखा सारी चीजें कैसे कब क्या कब कहाँ कोई चीज होती है। तो ये हमारा 1979 होगा। और एंड ऑफ सोवियत यूनियन ये कब हुआ था, ये हुआ था 1991 में। और सोशलिस्ट रेवोल्यूशन इन रशिया ये कब हुआ था, ये हुआ था 1917 में। और रशियन पार्लियामेंट डिक्लेयर्स इंडिपेंडेंट फ्रॉम, ये हुआ था हमारा 1991, बट ये दिसंबर में होता है और ये जून में घटना हो जाती है। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा सी ए डी बी। सी ए डी बी है क्या कहीं पे, सी ए डी बी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, तो आपका इस तरह से हम आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, सही है हमारा ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा ऑप्शन, अगला हमारा क्वेश्चन है स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 में दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, दोनों सही हैं दोनों गलत हैं। पहला सही है दूसरा गलत है, इस तरह के ऑप्शन है आपके सामने। The World Social Forum is a global platform which brings together a wide coalition composed of human rights activists, environmentalists, labor, youth and women activists. Okay? पहला है कि भाई जो वर्ल्ड सोशल फॉर्म है वो एक वैश्विक मंच है जहां पर मानव अधिकार कार्यकर्ता और पर्यावरणवादी, मजदूर, युवा और महिलाएं कार्य जो होते हैं, एक्टिविस्ट होते हैं, आंदोलनकारी, वो शामिल हैं। और अगला है हमारा जो वर्ल्ड सोशल फोरम है वो सपोर्ट करता है ग्लोबलाइजेशन को। तो ये जो ऑप्शन है ये गलत होगा, ये एंटी ग्लोबलाइजेशन होते हैं, ग्लोबलाइजेशन को सपोर्ट नहीं करते हैं। तो क्या होगा, पहला ऑप्शन सही है और दूसरा गलत है। तो कहां पर है, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग। ओके, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ओके, इस तरह के क्वेश्चन भी हमें करने होंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्या क्वेश्चन है, Keshwanand Bharati case of 1973 deal with the basic structure of Constitution of India, the power of President of India, the formation of new state of India, the reservation of seats for women in the parliament। तो क्या होगा इसका आंसर केशवानंद भारती वाले का। केशवानंद भारती केस जो है उससे रिलेटेड आपका जो क्वेश्चन है उसमें आपको इसका आंसर देखना है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ये होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आपका ऑप्शन आता है आपके स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 का क्वेश्चन है, जिसमें आप देखोगे कि द फर्स्ट 5 ईयर प्लान ऑफ इंडिया वन ऑफ द बेसिक एम ऑफ प्लानर्स वॉज रेज टू लेवल ऑफ नेशनल इनकम, यानी कि पहली पंचवर्षीय योजना थी वो राष्ट्रीय आय को बढ़ाना चाहती थी। ठीक है, तो ये करेक्ट हुआ। इट कुड बी पॉसिबल इफ पीपल सेव्ड मोर देन दे स्पेंट। इन द लाइट ऑफ अबव स्टेटमेंट आपको करेक्ट आंसर निकालना है। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट क्या होंगे, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट होंगे, क्योंकि हमारी जो 5 ईयर ये पॉलिसी थी वो पॉलिसी क्या कहती थी, वो पॉलिसी हमें ये बताती थी कि हमें देखना है कि हमारी राष्ट्रीय आय कैसे बढ़े और हमारे खर्च कैसे, व्यक्तिगत खर्च है वो कम से कम हो, ताकि आय होगी तो वो व्यक्ति क्या कर सकता है, निवेश कर सकता है। ठीक है, आगे है
द फिफ्थ जनरल इलेक्शन ऑफ लोकसभा वॉज हेल्ड इन विच ईयर? जो पांचवा आपका आम चुनाव है वो कब हुआ था? तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा आपका फिफ्थ लोकसभा इलेक्शन, जो कि आपका हुआ था 1971 में। ओके, 1971 में इंदिरा गांधी इसमें जीत जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि हिजोमोनी है उससे संबंधित जो स्टेटमेंट दे रखे हैं वो आपको देखने हैं और कौन सा गलत है। तो हम यहाँ पर देखेंगे द वर्ल्ड एम्प्लाइज द लीडरशिप ऑफ और प्रीडोमिनेंस ऑफ ए वन स्टेट, यानी कि एक राष्ट्र की नेतृत्व या फिर उसका एक प्रभुत्व दर्शाता है ये शब्द। दूसरा है हमारा इट वॉज यूज टू डिनोट प्रीडोमिनेंस ऑफ एथेंस, और ये भी ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या निकालना, सही निकालना है या गलत निकालना? स्टेटमेंट इनकरेक्ट निकालना है, यानी कि ऊपर के दोनों सही निकले हैं हमारे। अगला है हमारा कि जो कंट्री है वो हेजेमोनिक पोजीशन में होती है, उसके पास में ऐसे मिलिट्री पावर होती है, ऐसी शक्ति होती है जिसको कोई चुनौती दे ही नहीं सकता। यानी कि सामने वाला देश है वो उस पहाड़ जैसे एक मिलिट्री पावर के सामने कुछ नहीं होता है जो नॉर्मल कंट्रीज होता है। ठीक है, तो ये भी सही है। तो चौथा हमारा गलत हो सकता है, जो कि क्लियरली लिखा है, क्या है कि भाई एक बार अगर कोई हिजमोनिक पोजीशन पर आ जाता है तो वो हमेशा वही रहता है, ऐसा इतिहास में नहीं देखा गया है, इनको चैलेंज मिलता रहता है। ठीक है, यानी एक और कंट्री है वो भी पावरफुल होती रहती है। तो ये आपका इनकरेक्ट हुआ, तो ऑप्शन हमें ये लगाना है इसका। अगला है हमारा लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। इस तरह के क्वेश्चन बहुत आए हैं, तो आपको सारे इस तरह के क्वेश्चन को अच्छे से कर लेना है। एस ए डंगे, आगे आता है हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, फिर आते हैं मिनोआ मसानी और अशोक मेहता। ठीक है, भारतीय जनसंघ से संबंधित कौन है? भारतीय जनसंघ से संबंधित है हमारे बी। तो बी का वन कहाँ है? बी का वन है क्या कहीं पे? बी का वन यहाँ पर है। और कहाँ पर है? ए, ये ऑप्शन थोड़े इस तरह से लिखे हुए हैं, कोई नहीं, हम यहाँ पर आंसर निकालते हैं इनका। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, और इनका हमें आंसर देखना है। तो एक बार आपको यहाँ पर प्रॉपर आंसर बता देता हूँ। तो आपके स्वतंत्रता पार्टी है उससे संबंधित है मिनो मसानी। ठीक है, स्वतंत्रता पार्टी से संबंधित है ये। ओके, और जो आपके दो ऑप्शन बचे हैं अशोक मेहता और एस एस दंगे, तो इनका जो आपको आंसर है वो देखना है। अशोक मेहता प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से संबंधित है, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से अशोक मेहता, और आपके कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ऐसे दंगे। ठीक है, ये आपके आंसर हो गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा पैसेज का आता है। अब पैसेज के क्वेश्चंस हमें करने हैं तो पैसेज के अंदर से ही हमें आंसर मिलता है। पैसेज एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं किस बारे में है। पैसेज आ गया आपकी फर्स्ट बुक के फर्स्ट चैप्टर से। ठीक है, यानी कि आपके पॉलिटिक्स इंडिया की बुक से चैप्टर आता है, जिसमें हम चैप्टर में क्या क्वेश्चन देख रहे हैं? हम देख रहे हैं कि इंडिपेंडेंस के बारे में बता रखा है। विच रूलर वॉज एडवर्स टू ज्वाइन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, है ना? तो यहाँ पर नवाब ऑफ भोपाल के बारे में यहाँ देखो लिखा हुआ है। ठीक है, वो क्या थे? ज्वाइन करना चाहते थे। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया हमारा नवाब ऑफ भोपाल। ठीक है, इस तरह से हमें आंसर देखने, क्वेश्चन डायरेक्टली पढ़ के भी आंसर निकाल सकते हैं, है ना? लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट कौन सा था? हैदराबाद था। ठीक है, आप अगर पैसेज देखोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, है ना? कहाँ लिखा है देख लेते हैं। लार्जेस्ट स्टेट हैदराबाद। ओके, इसी में आपका आंसर मिलेगा। तो हम आगे बढ़ लेते हैं, हमें जल्दी जल्दी क्वेश्चन करने। उसके बाद में आपको अगर ये पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आप कहाँ ले सकते हैं? पीडीएफ आप नीचे दी हुई लिंक है kpclasses.in की वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं, और केपी एग्जाम प्रेप इंस्टॉल कर सकते हैं, जहाँ पे जाके भी आप क्या कर सकते हैं, आप ये पेपर भी सॉल्व कर सकते हैं, और हमारा ये कोर्स है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो नीचे आपके सामने लिंक आ रही है। तो एक ही आपकी फीस के अंदर आपको सभी डोमेन सब्जेक्ट और जनरल टेस्ट और इंग्लिश की भी प्रिपरेशन मिलने वाली है। लिमिटेड टाइम में आप अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप हमारे साथ में क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। हाउ मेनी प्रिंसली स्टेट वर देयर इन इंडिया एट द टाइम ऑफ ये, तो इसका आंसर आपका 565 आपको यहाँ पर मिल जाएगा। 565 कहाँ लिखा है? यहाँ पर लिखा है। क्लियर? तो इस तरह से आपको आंसर निकालना है। तो आपका यहाँ पर 565 इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द रूल ऑफ हैदराबाद पॉपुलरली रेफर्ड निजाम। ओके, जल्दी से अगला देखते हैं। अगला क्या है? अगला है हमारा कि भाई ब्रिटिशर्स ने क्या चॉइस रखी थी? उनके सामने तीनों ही चॉइस रखी थी, पाकिस्तान चले जाओ, इंडिया ज्वाइन कर लो, या फिर आप क्या कर लो, आप इंडिपेंडेंट रह जाओ, है ना? ये आपके सामने ऑप्शन होगा। ठीक है, पाकिस्तान ज्वाइन करो, इंडिया ज्वाइन करो, और इंडिपेंडेंट रहो।
तो इस तरह के ऑप्शंस रखे थे प्रिंसली स्टेट के सामने ब्रिटिशर्स ने। आगे आता है हमारा अगला, जो कि है आपका सेकंड बुक में से, जो कि सिक्योरिटी वाले चैप्टर से संबंधित है। तो इसके हम क्वेश्चंस देखते हैं और क्वेश्चंस में से आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। Which of the following is not component of India सिक्योरिटी स्ट्रेटजी? ओके, सिक्योरिटी स्ट्रेटजी का क्या नहीं है? तो हम यहाँ पर देखते हैं कि मिलिट्री पावर अच्छा करना और इकोनॉमी अच्छी करनी, और साथ में क्या है कि हमारा राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपना संबंध स्थापित करना अच्छे से, है ना, शक्तिशाली। और अगला है आपका डेवलपिंग न्यूक्लियर पावर ऑफ वॉर। क्या होगा इसका आंसर? ये होगा, क्योंकि हमारा कोई मेन उद्देश्य ये नहीं है कि न्यूक्लियर पावर बनाना है, हमें हमारी मिलिट्री अच्छी करनी है। हमारे को एज ए मीन्स यानी कि एक साधन के रूप में परमाणु बम की जरूरत पड़ी, जो कि हमने बनाया था, वो भी मिनिमम। ठीक है, अगला आपके सामने आता है नॉन अलाइनमेंट इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स अडोप्टेड बाय इंडिया एज फॉरेन पॉलिसी स्टैंड एम्पैथाइज्ड ऑन अपॉन, किस पे? तो आपका जो ये है नॉन अलाइनमेंट इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स, आइसोलेशन है, नॉट ज्वाइनिंग एनी मिलिट्री, तो आपका यहाँ पर इंडिया से संबंधित है। तो इंडिया के लिए था कि कोई भी हमें मिलिट्री अलायंस ज्वाइन नहीं करना है। ठीक है, बाकी सारी चीजों में न्यूट्रलिटी और आइसोलेशन नहीं था। ठीक है, हमारे दोनों ही महाशक्तियों के साथ में अच्छे संबंध रहे, एक संतुलित संबंध रहे। ठीक है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NIEO? न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। ये भी आपका कोल्ड वॉर के चैप्टर से संबंधित है। आगे आता है हमारा व्हेन डिड इंडिया साइन क्योटो प्रोटोकॉल? क्योटो प्रोटोकॉल इंडिया ने कब साइन किए थे? इंडिया ने क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर सिग्नेचर हमारे किए थे 2002 में। ओके, 2002 इसका आंसर होगा। आपको यहाँ से पैसेज से ही इसका आंसर निकालना है, तो आपको यहाँ पर ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आप पैसेज को देखोगे अच्छे से तो आपको इसको आंसर इसमें मिल जाना है। ठीक है, ये रहा क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में। और इस तरह से यहाँ पर जो भी चीज़ें लिखी हुई है, हो भी सकता है कि आपका यहाँ पर डायरेक्टली पैसेज से ना आए, क्योंकि आपके चैप्टर का ही ये चीज़ें हैं। तो पैसेज ये देकर क्वेश्चंस आउट ऑफ पैसेज भी आ सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी रहेगी। द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटी स्ट्रेटजी इज, है ना, पहला कंपोनेंट क्या है? पहला कंपोनेंट हमें बताना है कि हमें मिलिट्री अच्छी करनी है या फिर ये करनी है। तो यहाँ पर इसका आंसर हमें मिल सकता है, हमारे फर्स्ट कंपोनेंट है मिलिट्री कैपेबिलिटी अच्छी करना। तो इसका आंसर क्या हो गया? बी। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। और ये हमारा पेपर यहाँ पर पूरा होता है। अब यहाँ पर छोटी सी बात कि अगर अपनी प्रिपरेशन आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं, इस साल अगर आप पेपर दे रहे हैं, तो आप हमारा ये नीचे दिया हुआ कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। आप अगले साल के लिए अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप हमारी यहाँ पर क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। आपको यहाँ पर जो नंबर दिखे हुए हैं उस पर आप कॉल कर सकते हो। ओके, यहाँ पर हमारी हर तरह की प्रिपरेशन होती है। अगर आप क्लैट की प्रिपरेशन कर रहे हो, CUT की कर रहे हो, बोर्ड और CUT की एक साथ प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो जो नीचे दिए हुए नंबर है उस पर आप कॉल कर सकते हैं। और मालवीय नगर में हमारा ब्रांच है, जहाँ पर आप एडमिशन लेकर फिजिकल क्लासेस भी ले सकते हैं। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए, एंड आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।